हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं कल वाली क्लास के आगे से। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ एम्पलीट्यूड के बाद कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे थे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर। फाइंड the greatest and least values of mod z if z satisfies mod of z minus 4y z equals to 2। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस रिलेशन से रिलेटेड है एंड यू टू फाइंड आउट द मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ mod z। ओके, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा देते हैं। वी नो दैट बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी मॉडुलस ऑफ z माइनस 4yz, इसका अपर बाउंड ये सम से छोटा होता है और डिफरेंस से बड़ा होता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना। mod z को फॉर द टाइम बीइंग मैंने स्मॉल r बोल दिया है और ऑब्वियस सी बात है r कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। इस टर्म की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 लेस और इक्वल टू r प्लस 4yr and it is greater than equal to something like that। ये लगा दिया। अब यार ये बिल्कुल भाई बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन बनेगा। डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लीजिए, फिर ये वाला पार्ट सॉल्व कर लीजिए और फिर दोनों का इंटरसेक्शन, है ना। फर्स्ट पार्ट में अटैक करते हैं। आर एक पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ इफ यू डोंट माइंड, तो यहाँ से आपको दिख रहा है r माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये तो r की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर तो आ गया एंटायर नंबर लाइन, r की हर वैल्यू। एंटायर नंबर लाइन क्या मतलब, r की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करे, हर वैल्यू का मतलब हो गया पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में एक काम ये कर सकते हैं कि मॉड को अगर ब्रेक कर लें, आर स्क्वायर माइनस 4, r पॉजिटिव है तो r अगर 2 से बड़ा है तो पॉजिटिव से खुलेगा, r 2 से छोटा है तो नेगेटिव से खुलेगा। फॉर सेकंड पार्ट एक केस बनाया, इफ r ग्रेटर देन 2, यहाँ से एलसीएम लिख लीजिए, आर स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है तो r अगर 2 से बड़ा है देन मॉड पॉजिटिव से खुल जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बनेगा। आर स्क्वायर माइनस 2r, आर स्क्वायर माइनस 2r, 1 और ऐड कर लेते हैं, कुछ ऐसे लिख दिया। r माइनस 1 का स्क्वायर 5 से छोटा है तो r माइनस 1 रूट 5 से छोटा होगा, है ना। इसको रूट ले लें, ऐसा कुछ आ गया। r की 1 से डिस्टेंस रूट 5 से छोटी है, r की डिस्टेंस 1 से ली जाए तो रूट 5 से छोटी है तो 1 ऐड कर दो तो ये 1 प्लस रूट 5 आ जाएगा और रूट 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक माइनस रूट 5 प्लस 1, ये नेगेटिव नंबर आएगा, है ना। ये r जो है 2 से छोटा, 2 से बड़ा है तो दिस
टुगेदर विद दिस अगर हम बात करें, यह लिख देता हूँ यार, कंफ्यूजन होगा आप लोग को। आर यहाँ से यहाँ तक आएगा, है ना। अब इसका इससे जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 2 से 1 प्लस रूट 5। अच्छा इक्वालिटी थी क्या यहाँ पर, इक्वालिटी है, हाँ तो यहाँ पर तो इक्वालिटी आएगी, और यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं इक्वालिटी, नॉट ए बिग डील, ठीक है ना। अब एक केस ले लेते हैं जब r 2 से छोटा है, तो जब r 2 से छोटा होगा तो ये वाला मॉड जो है r स्क्वायर माइनस 4, r स्क्वायर 4 से छोटा हो जाएगा, मॉड नेगेटिव तो खुलेगा। केस सेकेंड, देन सेकेंड पार्ट इम्प्लाइज, ये मॉड नेगेटिव तो खुल गया, 4/r माइनस r लेस देन 2, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, r स्क्वायर प्लस 2r, r स्क्वायर प्लस 2r ग्रेटर देन 4 बना, प्लस 1 कर देते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मॉड ऑफ r प्लस 1 ग्रेटर देन रूट 5, ठीक है ना। r प्लस 1 की वैल्यू रूट 5 से बड़ी है, तो r 2 से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि -1 से रूट 5 डिस्टेंस आगे चले जाएं, है ना। इससे पीछे तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि इसके पीछे लेंगे नंबर तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से जो सोल्यूशन आ रहा है मेरे पास, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस रूट 5, रूट 5 माइनस रूट 5 होता है 2.23, -1 करेंगे तो 1.23 से बड़ा, लेकिन यहाँ पर अपर बाउंड देखिए 2 आ रहा है, तो यहाँ से r पर एक इंटरवल आ जाएगा, दिस इंटरसेक्शन विद दिस, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, सॉरी। यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, r इससे बड़ा है ना, लेकिन 2 से छोटा है। तो अब इन दोनों पार्ट का यूनियन ले लीजिए आप, इसका इससे यूनियन, क्योंकि एक एक केस के अंडर में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका इससे यूनियन लेंगे तो r की वैल्यूज जो आएंगी इसका इससे यूनियन लेंगे तो r के लिए ये लोअर बाउंड आ जाएगा और ये अपर बाउंड आ जाएगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस रूट 5 बट लेस और इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5, है ना। और इसका इंटरसेक्शन जब फर्स्ट केस से लेंगे, तो फर्स्ट केस में क्या था, ये सारी रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसका जब इसे इंटरसेक्शन लेंगे तो यही इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह से मॉड जेड मैक्स आ जाएगा, मॉड जेड मिन निकालना है, -1 प्लस रूट 5। नेक्स्ट फाइंड जेड satisfy
find z satisfies simultaneously z minus 12 upon z minus 8i equals to 5/3 and दिस। आपको ऐसा जेड निकालना है जो इस कर्व पर भी लाई करता हो और इस पर भी लाई। ये एक्चुअली एक लाइन की इक्वेशन है और ये एक सर्कल की इक्वेशन है। दिस अ वेरी स्पेशल सर्कल नोन एज अपोलोनियस सर्कल, है ना। सर्कल कैसे बनाते हैं भी बताएंगे आपको। तो ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है, तो अपने को वाला जेड चाहिए जो लाइन पर भी लाई करता हो, सर्कल पर भी लाई करता हो। इट मीन्स लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन, है ना। तो पहले तो यार मैं इसको कुछ इस तरह से डील करना चाहूँगा। मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो एक पॉइंट है 4,0, एक पॉइंट है 8,0 और जेड एक ऐसा पॉइंट है जिसके दोनों से डिस्टेंस 4 से डिस्टेंस तो 8 से डिस्टेंस सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है जेड किस पर लाई करेगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट हो उसका रियल पार्ट हमेशा 6 होगा। एक्चुअली इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 6। तो कहीं भी पॉइंट ले y कोऑर्डिनेट चेंज होगा लेकिन x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी जेड को आप लेट कर सकते हैं 6 प्लस आई वाई, है ना। अब जैसे मैं जानता नहीं यार ये कौन सा कर्व, आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस, नॉट ए बिग डील। आप जेड केवल उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वाई सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला जेड उठा के पुट कर दिया 6 प्लस आई वाई, तो ये बन जाएगा -6 प्लस आई वाई। इसका मोड कितना होगा, है ना। नीचे क्या आएगा, √6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर। अब निकाल लीजिए, स्क्वायर कर लेते हैं। 9 टाइम्स 36 प्लस y स्क्वायर 25 टाइम्स तो 36 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या आएगा 25 माइनस 9। 25 माइनस 9 क्या होता है 16। ये आएगा प्लस 25 वाई स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा 8 टू जा 16, 16 बाई माइनस का 16 बाई में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -400 प्लस 8 8 जा 64, 64 इंटू 25 ये शायद 1600 होता है और -9 वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा चल रहा है। तो 25 वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 16 वाई स्क्वायर माइनस 400 वाई, है ना, प्लस 1600। बहुत गंदी सी क्वाड्रेटिक बन रहा है। आई थिंक ये सारे टर्म 16 से डिविजिबल मुझे दिख रहे हैं। तो 16 से अगर मैं डिवाइड दे दूं तो ये वाई में क्वाड्रेटिक आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 16 टू जा 32, 8 16 5 जा, वेरी गुड। 16 से डिवाइड देंगे तो ये 100 आ जाएगा, ये 36, 136 और इसके फैक्टर तो आई थिंक मेरे को 136 कुछ याद होना चाहिए। 17 इंटू 8 या 17 प्लस 8 इज 25, वेरी गुड। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आ रही हैं 17 एंड 8। तो देयरफॉर देयर आर टू वैल्यूज ऑफ z। 6 प्लस आई वाई था तो y की वैल्यू 17 और 8 आई है, तो 6 प्लस 8 आई 6 प्लस 17 आई, ये दो निकाल लिया, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पर मैंने सर्कल का कोई यूज़ तो किया नहीं, वहाँ से लाइन निकाली सीधा कर्व में डाल दिया। आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग द कर्व। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, पर्पस सॉल्व हो गया। अब अगर हम थोड़ा सा फील करना चाहें यार
ये एक्चुअली सर्कल होता क्या है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट पर अपन बात कर लेते हैं, एक डिफरेंट सर्कल लेते हैं, वहाँ से समझाते हैं। जैसे सपोज करो यार कि मैंने एक कर्व लिख दिया कुछ भी z-2/z-4, अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल है, सपोज करो ये वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, तब तो ये आपका लोकस क्या आता है, लाइन सेगमेंट, मतलब इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 2 और 4 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और 1 के अलावा ये कुछ भी आ जाए, 1/2 हो, 2/3 हो, 5/4 हो, वॉटेवर, तो ये उस केस में ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है, और इसी सर्कल हम लोग बोलते हैं अपोलोनियस सर्कल। अब ये समझना चाहते हैं यार ये सर्कल बनेगा कैसे, तो आप एक काम कर लें, इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको नंबर लाइन पे मार्क करें, एक 2 है और एक 4 है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, z की 4 से डिस्टेंस है 2 टाइम्स z की 2 से डिस्टेंस, अगर ब्रेक किया जाए, है ना, तो 2 और 4 मैंने दोनों क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिए। अब इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट लिया जो इसको 1:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, 1:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और 1:2 में इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, 1:2 में ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और 1:2 में मैंने इसका एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट ले लिया, इधर ले लिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा। तो एक 1:2 में इंटरनल डिवीजन वाला पॉइंट लिया, एक 1:2 में एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट लिया, और इन दोनों पॉइंट को मैंने क्या किया है इन दोनों पॉइंट को एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर सपोज करते एक सर्कल बना दिया, और मैं क्लेम करता हूँ इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट पे ये रिलेशन होल्ड करेगा। उसकी 2 से डिस्टेंस और 4 से डिस्टेंस का रेशियो निकालोगे 1/2 आएगा। कैसे आएगा समझिए जरा, जैसे मैंने सपोज करो ये पॉइंट R एक इस पर ले लिया है, इस सर्कल पर, और लोकस सर्कल ही क्यों आएगा, उसके लिए डायमीटर ही क्यों होगा, उसका एक्सप्लेनेशन इसी में मिल जाएगा। आप इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, है ना, इसको इससे भी ज्वाइन कर दिया, इससे भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा, अगर ये पॉइंट लोकस में है, अगर ये पॉइंट लोकस में है तो इसकी 2 से डिस्टेंस और 4 से डिस्टेंस का रेशियो 1/2 होगा, यानी RA/RB 1/2 आ रहा है ना। और आप यहाँ पर भी देखिए PA/PB देखेंगे तो ये भी 1/2 आ रहा है, यानी ये जो लाइन है एक तरह से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का रोल प्ले कर रही है ट्राइंगल RAB के लिए। RAB के लिए ये लाइन का रोल देखिए जरा, इसका इससे रेशियो क्या है 1:2, क्योंकि इंटरनली डिवाइड कर रहा था ये 1:2 में, आ रही बात समझ में। और ये रेशियो इसका इससे रेशियो भी कितना दे रखा 1:2, क्योंकि R पॉइंट लोकस में है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये लाइन इसकी क्या बन गई, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बन गई। अब अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर लें, इसको इससे ज्वाइन कर लें, है ना, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो अब वही रोल देखिए, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि अब आप देखिए इसका रोल वही आएगा। अब आप इसका इसके साथ रेशियो लेंगे तो ये 1:2 आएगा, और इसका इसके साथ रेशियो भी 1:2 आ रहा है। तो एक तरह से RP और RQ क्या, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, दूसरा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। आप जानते हैं दोनों बाइसेक्टर हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यानी PQ लाइन सेगमेंट लोकस वाले हर पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। मैंने यहाँ पर आप एक सर्कल फील ना करें, यहाँ पर एक पॉइंट फील करें, तो PQ लाइन सेगमेंट अगर Z पॉइंट लोकस में तो PQ लाइन सेगमेंट पॉइंट Z पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। आ रही बात समझ में। तो ऐसे सारे पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो PQ को डायमीटर सपोज सर्कल बना लिया, तो दिस इज द अपोलोनियस सर्कल। और थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, सर्च कीजिएगा गूगल में, डिटेल मिल जाएगी आपको इसके बारे में। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर की तरह वर्क करता है।
क्यों? देखिए वेक्टर में जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही कॉम्प्लेक्स नंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वेक्टर में क्या होता है, एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है, और वही दोनों चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर में होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लोकेट करते हैं पॉइंट पी को, तो पी को अगर हम ऑरिजिन से ज्वाइन करें तो एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड आता है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट रहता है। आर्ग्यूमेंट मतलब एक डायरेक्शन होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में वही दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वेक्टर्स में होती है, इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो लिख लीजिए एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड every complex number Z can be considered as a vector every complex number Z can be considered as a vector if it is a position vector, if it is a position vector if it is a position vector of that point. If the point P represents the complex number Z, if the point P represents the complex number Z, then OP equals to Z, vector OP equals to Z, and अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड Z हो जाएगा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज ए वेक्टर भी डील कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग रोटेशन कंसेप्ट को और डिफाइन कर सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। जैसे P कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके फिक्स Z है, इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है ना, इसका मॉडुलस R है। अगर हम इस वेक्टर को, तो वेक्टर OP क्या बन जाएगा, ये वाला वेक्टर, दिस वन वेक्टर OP Z आ जाएगा। अगर हम इसी वेक्टर को अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया और सपोज करो ये Z बना गया, तो पहले तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर Z को ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, R इंटू ई पावर आई थीटा भाई, मॉडुलस इसका R है और आर्ग्यूमेंट थीटा, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी R ई पावर आई थीटा, है ना। लेकिन अब मैं Q की पॉइंट Q जिसके फिक्स Z1 है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना चाहता हूँ, तो एक्चुअली मैंने वेक्टर को रोटेट किया, रोटेशन में मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, तो Z1 के लिए भी मैग्नीट्यूड तो R रहेगा, लेकिन अब आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा। इसका टोटल एंगल कितना आएगा, थीटा प्लस अल्फा, आ रही बात समझ में, तो ई बार आई इंटू थीटा प्लस अल्फा। तो यानी अब इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो लिख सकता हूं R ई पार आई थीटा इंटू ई पार आई अल्फा, आ रहा है क्या, ई पार आई अल्फा, ठीक है। तो Z1 इक्वल्स टू, ये पूरी स्टोरी क्या बन गई, ये पूरी स्टोरी बन गई Z1 इक्वल्स टू Z इंटू ई पार आई अल्फा। कहने का मीनिंग ये हुआ कि ये वेक्टर था Z, अगर मैं इस वेक्टर में ई पावर आई अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ, ई पावर आई अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये वाला जो वेक्टर है ये अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है। इस वेक्टर में Z कौन सा वेक्टर, OP वेक्टर, OP वेक्टर में मैंने ई पावर आई अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो ये वेक्टर अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, क्योंकि ई पावर आई अल्फा से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग हुआ हम उसके आर्ग्यूमेंट में अल्फा ऐड करना चाहते हैं, अल्फा ऐड करेंगे तो अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। हरी बात समझ में।
तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, यानी e पर आई थीटा से मल्टीप्लिकेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाइंग वेक्टर y e पर आई अल्फा is equivalent to rotate it y an angle alpha in एंटी क्लॉकवाइज। ई पर आई अल्फा से मल्टीप्लाई करना मतलब होता है अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, ठीक है ना। अब यार सपोज करो कि मैंने यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ले लिया r, मतलब मैंने इसी वेक्टर OP को बीटा डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, बीटा डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है, ये एंगल बीटा है आपका, है ना, और ये पॉइंट Z2 है। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो अब इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो बीटा डिग्री कम हो जाएगा, थीटा माइनस बीटा होगा, ठीक है ना। बीटा डिग्री कम हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग Z2 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें, Z2 आ जाएगा R, मॉडुलस तो R है लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, थीटा माइनस बीटा। इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं R e पावर आई थीटा इंटू ई पावर माइनस आई बीटा, ये वैल्यू फिर से Z बन गई। दिस विल इम्प्लाई Z2 इक्वल टू Z e पावर माइनस आई बीटा, ठीक है ना। तो Z में अगर मैं e पावर माइनस आई बीटा यानी इस वेक्टर में e पावर माइनस आई बीटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये वेक्टर Z2 में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मीनिंग हुआ कि अगर मैं किसी भी वेक्टर में e पावर माइनस आई बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वेक्टर बीटा डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, यानी उसका आर्ग्यूमेंट कम हो जाएगा। कम होने मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, और अगर आर्ग्यूमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, e पावर आई अल्फा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वेक्टर अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, और जब इस वेक्टर में मैं e पावर माइनस आई बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा इसका मतलब ये वेक्टर बीटा डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इन केस यार अगर सपोज करो मेरे को इस वेक्टर से ये वाला वेक्टर जनरेट करना होता और इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, यहाँ पर मैंने केवल रोटेशन किया है, मैग्नीट्यूड सेम है, रोटेशन मैग्नीट्यूड सेम रहता है। सपोज करो इसकी लेंथ 2 होती, इसकी लेंथ 3 होती, तो हम एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर कैसे जनरेट करेंगे, तो उस केस में अपन यूनिट वेक्टर ले लेंगे, OP के अलोंग यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेंगे और OQ के अलोंग यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेंगे और फिर OP को रोटेट कर देंगे तो OQ जनरेट हो जाएगा, है ना। तो इफ स्टार मार्क डालकर if OP and OQ are of unequal modulus, अगर दोनों का अनइक्वल मॉडुलस है, अब OP की हेल्प में OQ को जनरेट करना, लेकिन इनका मॉडुलस डिफरेंट है, तो ऐसे केस में हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग OQ इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग OP। OQ को जनरेट करना OP की हेल्प यानी अल्फा डिग्री एंगल ऐड करना है, तो OP में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, e पर आई अल्फा से। इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझें, O की यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर अपॉन वेक्टर की लेंथ, तो OQ वेक्टर हो गया Z1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस Z1, ऐसे लिखें Z1 अपॉन मॉडुलस Z1। OP यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन वेक्टर की लेंथ यानी Z अपॉन Z अपॉन कंजुगेट ऑफ Z अपॉन मॉडुलस Z इनटू e पावर आई अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं अगर उनकी लेंथ डिफरेंट है। If Z1, Z2, Z3 are the vertices
if Z1, Z2, Z3 are the vertices of an isosceles triangle, Z1, Z2, Z3 are vertices of an isosceles triangle, right angled at Z2. Right angled at Z2, then prove that Z1 square plus 2Z2 square plus Z3 square 2Z2 Z1 plus Z3, ये प्रूफ करना है आपको। Z1, Z2, Z3 वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल जो Z2 पर राइट एंगल बना रहा है। अब आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। ये Z2 है, ये Z1 है, ये Z3 है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रोटेशन कंसेप्ट में यूज करने जा रहा हूँ। एक वेक्टर मैंने डिफाइन किया Z1 माइनस Z2 टूवर्ड्स Z1, और एक वेक्टर मैंने डिफाइन किया Z3 माइनस Z2 टूवर्ड्स Z3। अब मैं इस वेक्टर को जनरेट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर। Z3 माइनस Z2 को जनरेट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ Z1 माइनस Z2। तो इस वेक्टर को मुझे रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अच्छा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने में तब मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, e पावर i थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 2, e पावर i पाई बाई 2, e पावर i पाई बाई 2 होता है cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 होता है 0, साइन पाई बाई 2 होता है 1, यानी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, i से। तो ये भी बच्चों स्टेप थोड़ा माइंड में रखना, किसी भी वेक्टर में, यानी अगर मैं इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहता हूं तो मेरे को इस वेक्टर में e पावर i पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। e पावर i पाई 2 मतलब i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अपने माइंड में सेट रखना, किसी भी वेक्टर में i से मल्टीप्लाई करना इक्विवेलेंट होता है उस वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, है ना। तो अब मैं इसको इससे जनरेट करने जा रहा हूँ यूजिंग रोटेशन कंसेप्ट। यूजिंग कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। अच्छा, ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो लेंथ तो इक्वल है ही सही, तो केवल रोटेशन से काम चल जाएगा, यूनिट वेक्टर की जरूरत ही नहीं है। Z3 माइनस Z2 इसको जनरेट करना चाहते हैं, किसकी हेल्प से जनरेट करना चाहते हैं, Z1 माइनस Z2 से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, e पर i पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, है ना। e पर i पाई 2 i होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यार ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है अगर आप इसको थोड़ा फील करें, कुछ बच्चे इस पर पहले करते हैं बाद में सोचते करना क्या है। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, है ना। यहाँ से एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2Z2 Z3। यानी ये जो रिजल्ट प्रूफ करना इक्विवेलेंट है, अगर मैं ये प्रूफ करके दिखा दूं Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी इनका सम ऑफ स्क्वायर 0 दिखा दे, तो ये रिजल्ट प्रूफ करना इक्विवेलेंट है, मेरे को ये प्रूफ करना, और ये मैं नेक्स्ट लाइन में ले आऊँगा, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए और आई स्क्वायर बन जाएगा -1। आप डायरेक्टली यहाँ पहुँच रहे हैं, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बन रहा है क्या? Next question.
if Z1, Z2, Z3 are the vertices Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle, if Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle, then prove that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equals to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1। अगर Z1 Z2 Z3 एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में इनका सम ऑफ स्क्वायर और इन दो का प्रोडक्ट सेम होता है। एंड दिस अ इम्पॉर्टेंट कंडीशन, आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई भी कर सकते हैं। सो यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट, दिस अ कंडीशन फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। किसी सब्जेक्टिव लेवल के अच्छे क्वेश्चन में कंडीशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। तो देखिए एक काम किया मैंने, एक वेक्टर डिफाइन किया Z1 माइनस Z2 और एक वेक्टर डिफाइन किया Z3 माइनस Z2। ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो पहले मैं क्या काम करना चाहता हूँ, मैं इस वेक्टर को जनरेट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर, BA को जनरेट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ BC, है ना। जनरेट BA बाई BC, BA वेक्टर को BC वेक्टर से जनरेट करना चाहते हैं। BA वेक्टर क्या होगा, Z1 माइनस Z2 टुवर्ड्स Z1, इसको जनरेट करना चाहते हैं। किसकी हेल्प से जनरेट करना चाहते हैं, इसकी हेल्प से। BC टुवर्ड्स Z3 माइनस Z2। अब यार कितना डिग्री रोटेट करना पड़ेगा ट्रायंगल इक्विलेटरल, तो लेंथ तो सेम रहेगी, केवल रोटेशन से काम चल जाएगा। 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना तो मल्टीप्लाई करते हैं e टू द पावर i थीटा। तो यहाँ पे थीटा का रोल प्ले कर रहा है π/3, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो रिलेशन लाना है, यहाँ पर आप देखिए स्क्वायर आ रहा है, दो का प्रोडक्ट आ रहा है। तो इस तरह का सीन अपियर कैसे हो सकता है, या तो हम कोई एक रोटेशन करें और इसका स्क्वायर कर ले, क्योंकि 2 डिग्री के टर्म तभी आएंगे। या फिर हम ऐसा करें कि 2 रोटेशन करें और दोनों का मल्टीप्लाई करें, तो उससे 2 डिग्री के टर्म आएंगे। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है, e पर i π/3 cos 60 प्लस i sin 60 की वैल्यू रफ होती है √3/2। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इतनी डिसेंट पिक्चर तो नहीं आएगी। सारे कोफिशिएंट मुझे +1 दिख रहे हैं क्या, बड़े रैंडम सी पिक्चर बनेगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई, किसी एक रोटेशन से तो ये काम नहीं बनने वाला, इसके लिए मुझे एक नहीं 2 रोटेशन करने पड़ेंगे। और अब दूसरा रोटेशन ऐसा मुझे करना पड़ेगा जिससे इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके, है ना, जिससे न्यूट्रल हो जाए और मल्टीप्लाई करने में ऐसी डिसेंट पिक्चर आ जाए। तो अब दूसरा रोटेशन के लिए मैं पिक कर रहा हूँ एक वेक्टर CB, क्योंकि एक बार एंटी क्लॉक रोटेशन हुआ और एक बार मैं क्लॉकवाइज रोटेशन करना चाहता हूँ। CB को जनरेट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ CA, या मैं ऐसे बोलूँगा इसको जनरेट CA को जनरेट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ CB। तो ये अपनी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो ये तो मैं पहला एक बार रोटेशन लगा, अब सेकेंड टाइम रोटेशन लगाने जा रहा हूँ। CA को जनरेट करना चाहता हूँ बाई CB, CA को जनरेट करना चाहता हूँ। तो वेक्टर अलोंग CA क्या आएगा, Z1 माइनस Z3, इसको जनरेट करना है। किसकी हेल्प से करना है, CB की हेल्प से, Z2 माइनस Z3। और अब के रोटेशन की डायरेक्शन कैसी, क्लॉकवाइज है, तो e पावर माइनस i थीटा, और एंगल कितना π/3। एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा रोटेशन क्लॉकवाइज, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रीवियस प्रॉब्लम जो पहली प्रॉब्लम की थी वहां पर हमने एक रोटेशन किया था, उसी का स्क्वायर कर दिया था, तो 2 डिग्री टर्म आ गए थे। तो अब यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3, और ये वाला इफेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा। अब यार मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आ जाएगा।
ठीक है, कुछ टर्म कैंसिल होते दिख रहे होंगे, Z2 Z3 से Z2 Z3 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वाले टर्म को लेफ्ट में ले आओ, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है ना, ये हो गया। अब यार इसमें एक केस और भी है, जैसा भी ये वाला पार्ट प्रूफ कर लिया, अब इसी में एक छोटी सी कंडीशन और निकालनी है। इफ Z0 इज इट सर्कम सेंटर, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका सर्कम सेंटर Z0, इफ Z0 इज ए सर्कम सेंटर, Z0 is circumcenter, then prove that three Z0 square equals to Z1 square plus Z2 square plus Z3 square। ये प्रूफ करना है। अगर इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर Z0 है तो ये रिजल्ट लाना है। चलते हैं यार। अच्छा, ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल है, और Z0 क्या है? सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड दोनों सेम होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। सर्कम सेंटर भी बोल सकते हैं, सेंट्रोइड भी बोल सकते हैं। तो अगर इनके एफिक्स Z1 Z2 Z3 तो इसके सेंट्रोइड के एफिक्स क्या आ जाएगी? ये बिल्कुल इसमें भी वही सेक्शन फॉर्म में होल्ड करेंगे जैसा आपके 2D में करते थे, कि 2D वाले आपने वेक्टर में अप्लाई किए थे, वही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ जाएगा। तो Z0 आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, वही 3 स्क्वायर कर लेते हैं। तो 9 टाइम्स Z0 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा Z1 Z2। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन पे पड़ी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? सिग्मा Z1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा Z1 Z2। स्क्वायर का सम और दो के प्रोडक्ट का सम सेम होता है, तो ये दो के प्रोडक्ट का सम ऐसे लिख सकते हैं। टू प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। 3 टाइम्स 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। ठीक है ना? If Z are varying from 1 2 3 up to 6 are the vertices of a regular hexagon then sigma r varying from 1 to 6 ZR square 6 Z0 square, where Z0 is the circumcenter. That Z0 is the circumcenter.
तो इस क्वेश्चन में आपको एक रेगुलर हेक्सागन गिवन है और रेगुलर हेक्सागन के वर्टिसेस दे रखे हैं Z1 Z2 अप टू Z6 है ना, और उसी रेगुलर हेक्सागन का Z0 क्या दे रखा सरकम सेंटर, तो ये प्रूफ करना है आपको रिजल्ट। चलिए देखते हैं, तो एक रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं यहाँ से। Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6। अच्छा, ये जो हेक्सागन है आपका, ये एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन है तो आप इसकी अल्टरनेट वर्टिसेस पिक करेंगे तो देखिए आपको हमेशा आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। अगर हम 135 सेलेक्ट करें और इसको इससे ज्वाइन करें तो देखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। अगर Z1 Z3 Z5 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जस्ट अभी जो क्वेश्चन किया था Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर, ये 3 टाइम Z0 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब अगर 2 4 6 ले लें, एक 2 ले लिया, एक 4 ले लिया, एक 6 ले लें, तो यहाँ से एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। तो यहाँ से फिर से लिख सकते हैं Z2 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z6 स्क्वायर 3 टाइम Z0 स्क्वायर, ठीक है ना। Z0 क्या है, सरकम सर्कल का सेंटर है, तो इन ट्रायंगल का भी सरकम सर्कल का सेंटर Z0 ही होगा, नो प्रॉब्लम। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। Let Z1 and Z2 be roots of the equation. Let Z1 Z2 be the roots of the equation Z square plus PZ plus Q equals to 0, where the coefficients P and Q may be complex numbers let capital N capital B represent Z1 and Z2 in the complex plane Z1 and Z2 in the complex plane if angle AOB equals to alpha, which is not equals to 0, and OA equals to OB, where O is the origin, prove that P square equal 4Q cos square alpha by 2,
आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, इसके दो रूट है Z1 Z2, P और Q जो कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक के वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। A और B जो है आर्गन प्लेन में, इसके जो रूट हैं Z1 Z2 वो उनको हम A और B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और एंगल A और B अल्फा दे रखा है, मतलब ये कोइंसिडेंट रूट नहीं है, अल्फा 0 नहीं है, मतलब रूट कंसाइड नहीं कर रहे हैं। और OA और OB दोनों के लेंथ सेम है, मतलब इसके जो दो रूट आएंगे उनका मॉडुलस सेम दे रखा है, ऐसा बोला गया है। वेयर O इज द ऑरिजिन, अब ये रिजल्ट प्रूफ करना है, चलिए देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक दे रखे, इसके दो रूट हैं Z1 और Z2, ठीक है ना। तो Z1 प्लस Z2 आपके पास क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 है -P, Z1 इंटू Z2 है Q। अब अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बात करें, ये है Z1, ये Z2, इनके बीच एंगल अल्फा, दोनों के लेंथ सेम है, तो दो रिलेशन तो ये आ गए यहाँ पर। और अब तीसरा रिलेशन ये निकाल सकते हैं रोटेशन कंसेप्ट से, दोनों के लेंथ सेम है, तो Z2 को अगर हम 90 अल्फा डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट कर दें तो Z1 जनरेट हो जाएगा। ऑल्सो रोटेशन कंसेप्ट किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, E पावर I अल्फा यानी cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। अब ये तीन रिलेशन अपने पास है, मेरे को एक कंडीशन प्रूफ करनी है, इट मींस वी हैव टू एलिमिनेट Z1 and Z2 फ्रॉम दिस सिस्टम। तीन इक्वेशन से Z1 Z2 को एलिमिनेट करना है, तो बहुत ही बच्चों वाला काम है यार। एक काम करते हैं, Z2 की वैल्यू 1 में उठा के, Z1 की वैल्यू 1 में उठा के पुट करते हैं, Z1 की वैल्यू पुट कर देंगे Z2, तो Z2 टाइम्स Z2 की वैल्यू आ गई, है ना। Z2 की जो वैल्यू आई इमीडिएटली यहाँ पर पुट कर दें, तो यहाँ से Z1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। Z1 क्या आ जाएगा, -P अपॉन ये दे रखा है। अच्छा, इसको अगर हाफ एंगल में चेंज कर ले तो वो बेटर रहेगा, -P, इसको ही लगे E पावर I अल्फा, इसको हाफ एंगल ब्रेक कर लो, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस I इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, 2 cos अल्फा बाई 2, 2i साइन अल्फा बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2i साइन अल्फा बाई 2 नीचे से कॉमन ले लिया, नहीं कॉमन कैसे, 2 cos अल्फा बाई 2 सॉरी, -P E पावर I अल्फा, 2 cos अल्फा बाई 2 कॉमन ले लें तो बच्चे cos अल्फा बाई 2 प्लस I साइन अल्फा बाई 2, E पावर I अल्फा बाई 2 आ जाएगा, है ना। फाइनली Z1 अब मुझे जो दिख रहा है दैट Z1 इज -P अपॉन 2 cos अल्फा बाई 2 इंटू, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, E पावर I अल्फा बाई 2। अब वही काम यहाँ पर भी कर दिया जाए, ये 2 cos अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेंगे और बचेगा ये वाला पार्ट cos अल्फा बाई 2 प्लस I साइन अल्फा बाई 2, इसको ऊपर शिफ्ट कर दें,
तो ये Z1 है, ये Z2, Z1 इंटू Z2 निकाल लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं। Z1 इंटू Z2 की वैल्यू है Q, तो Q की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, पी स्क्वायर ऊपर आ गया और ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ से आ गया पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4Q cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। नेक्स्ट, on the organ plane Z1, Z2 and Z3, Z1, Z2 and Z3 are respectively the vertices of an isosceles triangle ABC with AC equals to BC, and equal angles are theta. If Z4 is the incenter of the triangle, then prove that Z2 minus Z1 into Z3 minus Z1 equal to 1 plus sec theta Z4 minus Z1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। आपको ये दिया है आर्गन प्लेन पे Z1, Z2, Z3 क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं जिसमें AC और BC सेम दे रखा है, थीटा इक्वल एंगल है। Z4 क्या है, इज द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, Z4 इन सेंटर, और ये रिजल्ट प्रूफ करना है। ओके
ए सी इक्वल्स टू बी सी, सी ऊपर ले लिया है ना, और Z4 इसका इन सेंटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो फिर इन सेंटर मतलब पर मीडियन एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर सारे आपके सेम रहेंगे, सेम लाइन। ये Z4 ले लिया इन सेंटर। अब यार ये देखना रिजल्ट लाना क्या है, देखिए Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर इसकी एफ Z1 है, इसकी Z2, इसकी Z3, तो इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, यानी इसका स्क्वायर, और राइट साइड में आ रहा है Z2, लेफ्ट साइड में Z2 माइनस Z1 मीन्स ये वाला वेक्टर, और Z3 माइनस Z1 मीन्स ये वाला वेक्टर, ठीक है ना। और ये एंगल पूरा थीटा है, और ये भी पूरा थीटा दे रखा है, ठीक है यार। क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू, एक काम कर सकते हैं, या एक बार इस वेक्टर को जनरेट करते हैं, Z2 माइनस Z1 को जनरेट करते विद द हेल्प ऑफ Z4 माइनस Z1। रोटेशन कैसा होगा, रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और एक बार अपन इसको जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, तो फर्स्ट जनरेट Z2 माइनस Z1 y, किसकी हेल्प से, Z4 माइनस Z1, इसकी हेल्प से जनरेट करेंगे, है ना। रोटेशन कंसेप्ट लगा दीजिए, तो जब रोटेशन कंसेप्ट लगाएंगे तो Z2 माइनस Z, अब लेंथ डिफरेंट है, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, तो हमें यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस, इसको जनरेट करना है, किसकी हेल्प से जनरेट करना है, इसकी हेल्प से। तो यूनिट वेक्टर अलोंग दिस इनटू रोटेट कितना करना है, ये पूरा एंगल थीटा है और ये इन सेंटर है, थीटा बाई टू डिग्री क्लॉकवाइज, ये पहला रिजल्ट आ गया, है ना। और अब क्या करना है, अब एक बार इसको जनरेट करते हैं, Z3 माइनस Z1 को विद द हेल्प ऑफ Z4 माइनस Z1। सेकेंड पॉइंट, जनरेट Z3 माइनस Z1, जनरेट Z3 माइनस Z1 y Z4 माइनस Z1, इसके हेल्प से जनरेट करेंगे। तो Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1, इसको जनरेट करना है। आपकी वो रोटेशन इस समय इस टाइम रोटेशन कैसा था, क्लॉकवाइज, और अब ये वाला रोटेशन कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 आ गया, ठीक है ना। और अब क्या काम करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e पर आई थीटा वाला पार्ट यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे को दिख रहा है Z2 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1, मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1, मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 मतलब AB इंटू AC, और नीचे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर, दैट इज AI स्क्वायर। तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस मैंने निकाल लिया, मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है, आपकी लाना क्या, 1 प्लस सेक थीटा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस निकाला है ना, तो 1 प्लस सेक थीटा लाना है। ए बी, अच्छा इस पॉइंट को अगर मैं डी बोलूँ तो ये एक्चुअली क्या है, मीडियन भी हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, डी मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ए बी को मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ए डी इंटू ए सी अपॉन ए आई स्क्वायर।
तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, एक काम किया यार, थीटा के टर्म्स में लाना है तो ए डी अपॉन ए आई, ए डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया और कुछ ऐसे एडजस्ट किया, 2 टाइम्स ए डी अपॉन ए आई का स्क्वायर इनटू ए सी बाई ए डी, ठीक है ना। अब ए डी बाई ए आई यूजिंग ट्रायंगल ए आई डी ट्रायंगल देखिए तो ए डी अपॉन ए आई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होगा कॉस थीटा, तो बन जाएगा इंटू ए सी बाई ए डी, ए सी बाई ए डी यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा सेक थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं मैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 प्लस सेक थीटा, ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो बस आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। होमवर्क है आपका HW कर लीजिएगा आप, एक्सरसाइज 1 का पार्ट बी, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 20, ठीक है ना, ये कर लीजिएगा।